आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 की और देखेंगे कि हमारे देश का नक्शा आखिर बना कैसे। 1947 में आज़ादी के वक्त का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। यकीन मानिए, ये किसी उलझी हुई जिगसॉ पजल से कम नहीं था। इसे सुलझाने और एक आधुनिक राष्ट्र का रूप देने में कई दशक लग गए। ये कहानी भूगोल, कानून और ऐतिहासिक संघर्षों का एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण है। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बातों पर गौर करेंगे। भारत राज्यों का संघ कैसे है, नए राज्यों की एंट्री कैसे होती है, अंदरूनी सीमाओं में बदलाव का तरीका क्या है, शुरुआती राज्य और कमिटियां कौन सी थीं, और आखिर में भाषाओं के आधार पर राज्यों का बनना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, यानी भारत राज्यों का संघ। कानूनी भाषा में कहें तो भारत एक यूनियन या संघ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। थोड़ा भारी लग रहा है ना? आसान शब्दों में समझें तो राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हैं, नए राज्य बन सकते हैं, लेकिन जो हमारा पूरा संघ है, हमारा देश है, वो कभी नहीं टूट सकता। संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर ये व्यवस्था चुनी थी। आज़ादी और बंटवारे के इस नाजुक दौर में देश को एक अटूट कानूनी धागे में बांधे रखना बिल्कुल जरूरी था, ताकि देश के टुकड़े होने का कोई डर ही न रहे। अब इसे अमेरिका के उदाहरण से समझते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है, जहां राज्य अपनी मर्जी से साथ आए और एक देश बनाया। वहां राज्य अविनाशी हैं, लेकिन भारत का ढांचा राज्यों के बीच किसी एग्रीमेंट या समझौते का नतीजा नहीं है। हमारा देश स्वाभाविक रूप से एक है और इसे सिर्फ कामकाज और प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है। इसका सबसे बड़ा और अहम मतलब यह है कि भारत के किसी भी राज्य को देश से अलग होने या आज़ाद होने का कोई कानूनी हक नहीं है। राष्ट्र की एकता सबसे ऊपर है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होता है। संविधान का जो आर्टिकल 2 है ना, वो संसद को ये पावर देता है कि वो देश की मौजूदा सीमाओं के बाहर से नए क्षेत्रों को कानूनी रूप से भारत में शामिल कर सकती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है 1974 और 75 का 35वां और 36वां संविधान संशोधन। एक समय था जब सिक्किम चोग्याल राजवंश के अधीन एक आज़ाद राज्य था, लेकिन वहां के लोगों ने जनमत संग्रह यानी वोटिंग के जरिए भारत में शामिल होने का भारी समर्थन किया। इन संशोधनों के बाद सिक्किम को पहले एक संयुक्त राज्य या एसोसिएट स्टेट बनाया गया और फिर उसे भारत के 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। है ना कमाल का लोकतांत्रिक लचीलापन। इसी पावर का एक और बड़ा ही दिलचस्प और मानवीय उदाहरण 2015 का 100वां संविधान संशोधन है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर छिटमहल या एन्क्लेव की एक बहुत ही अजीब सी स्थिति थी। कुछ भारतीय इलाके पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर घिरे हुए थे और कुछ बांग्लादेशी इलाके भारत के अंदर। वहां रहने वाले नागरिक सच में फंसे हुए थे। इस ऐतिहासिक भूमि समझौते के तहत दोनों देशों ने हमेशा के लिए इस सीमा विवाद को सुलझा लिया और गांवों की अदला बदली की। इस समझौते में भारत को 51 गांव मिले और बांग्लादेश को 111 गांव सौंपे गए। चलिए अब आते हैं अपनी चर्चा के तीसरे पड़ाव पर, देश की अंदरूनी सीमाओं में बदलाव। देखिए, आर्टिकल 2 तो बाहरी क्षेत्रों के लिए था, लेकिन आर्टिकल 3 संसद को यह पावर देता है कि वो एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से मौजूदा राज्यों की सीमाएं, उनका क्षेत्रफल या उनके नाम बदल सकती है। और आज़ादी के बाद से इसका खूब इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, बल्कि कई बार पुरानी औपनिवेशिक विरासतों को पीछे छोड़कर अपनी स्थानीय संस्कृति को पहचान देने का एक तरीका था। जैसे 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस बना हमारा उत्तर प्रदेश, 1956 में कोचीन त्रावणकोर बन गया केरल, 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया, 2006 में पांडिचेरी बना पुडुचेरी और 2007 में उत्तरांचल को उत्तराखंड का नया नाम मिला। अब आर्टिकल 3 सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है। इसी के जरिए पूरी तरह से नए राज्य भी तराशे जाते हैं। साल 2000 को ही ले लीजिए, ये क्षेत्रीय विकास के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक साल था। बड़े राज्यों के बेहतर प्रशासन के लिए महज एक ही महीने के अंदर तेजी से 3 नए राज्य वजूद में आए। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड। और बाद में लंबे चले क्षेत्रीय आंदोलनों के बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। इस संवैधानिक ढांचे की ताकत का एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण हमने हाल ही में देखा है। 31 अक्टूबर 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर जैसे एक पूरे राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। इसी तरह 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला के एक कर दिया गया। तो ये बात एकदम साफ है
कि केंद्र सरकार और संसद के पास सिर्फ एक साधारण बहुमत के बल पर देश की अंदरूनी सीमाओं को बड़े पैमाने पर बदलने की कितनी जबरदस्त पावर है। खैर, अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे हिस्से पर, शुरुआती राज्य और कमेटियां। अब ये समझने के लिए कि आखिर देश का नक्शा इतना बदल कैसे गया, हमें आज़ादी के ठीक बाद वाले दौर में जाना होगा। उस समय भारत का पूरा इलाका अंग्रेजों की छोड़ी हुई एक उलझी हुई जिगसॉ पजल जैसा था। इसे ए, बी, सी और डी नाम की 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। जरा सोचिए, ए वर्ग में 9 ब्रिटिश प्रांत और 216 देशी रियासतें थीं। बी वर्ग में छोटे ब्रिटिश प्रांत और 275 रियासतें, सी वर्ग में 61 रियासतें और डी वर्ग में बाहर से लिए गए इलाके और यूनियन टेरिटरीज शामिल थीं। इतने बिखरे हुए और असमान सिस्टम के साथ भारत जैसे विशाल देश को चलाना सच में बहुत मुश्किल काम था। और यहीं से हमारी कहानी का 5वां और बहुत ही अहम हिस्सा शुरू होता है, भाषाओं के आधार पर राज्यों का बनना। उस पुरानी प्रशासनिक पहेली को सुलझाना कोई आसान काम नहीं था। 1948 में एस.के. धर कमेटी ने सुझाव दिया कि राज्यों का बंटवारा कामकाज की सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। मामला इतना नाजुक था कि कांग्रेस ने एक जेवीपी कमेटी बनाई, जिसमें खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। उन्होंने भी धर रिपोर्ट की बात का समर्थन किया, लेकिन दक्षिण भारत में तो स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो रही थी। जाने माने नेता पोट्टी श्रीरामुलु जी ने भाषा के आधार पर अलग राज्य के लिए 56 दिनों तक भूख हड़ताल की, और दुख की बात है कि इसमें उनका निधन हो गया। इसके बाद तो जैसे एक बड़ा जन आंदोलन ही खड़ा हो गया। सरकार पर इतना भारी दबाव बना कि आखिरकार 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य का गठन करना ही पड़ा, और वो राज्य था आंध्र प्रदेश। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, समझ लीजिए कि एक भानुमति का पिटारा खुल गया। पूरे देश से अलग अलग भाषाओं के लोग अपने लिए नए राज्यों की मांग करने लगे। इस पूरे मसले का कोई पक्का और स्थायी हल निकालना अब बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया, जिसमें फजल अली साहब, H.N. कुंजरू और K.M. पन्नेकर शामिल थे। इसी आयोग की गहन रिसर्च और सिफारिशों का सीधा नतीजा था 1956 का 7वां संविधान संशोधन, जिसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वजूद में आया। इस बहुत बड़े पैमाने पर हुए पुनर्गठन ने आखिरकार वो पुराने और उलझे हुए ABCD सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बदले में देश का एक बिल्कुल साफ और नया नक्शा तैयार किया गया। शुरुआत में 14 पूर्ण राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और सही मायनों में यही हमारे आधुनिक भारत के नक्शे की असली शुरुआत थी, जहां हम रियासतों के एक बिखरे हुए समूह से निकलकर भाषाओं के आधार पर एक सुव्यवस्थित आधुनिक राष्ट्र में बदल चुके थे। तो अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में। ये तो हम सब जानते हैं और इतिहास में भी दर्ज है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प संवैधानिक सवाल खड़ा करता है, भाषा के आधार पर बनने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? सोचिए जरा। राष्ट्र निर्माण की इस लगातार बदलती और आकर्षक कहानी से जुड़ा ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको जरूर खोजना चाहिए।